वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध के दौर। अच्छा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में प्रासंगिक है या नहीं, देखो इन 5 पॉइंट्स ना प्रूव कर दोगे इसे बहुत इजीली। पहला, तनाव शैथिल्य, जिसे डेड एंड कहते हैं। तनाव शैथिल्य का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है इसका कि मॉडर्न टाइम में जो टेंशन्स चल रही है उन टेंशन्स को कैसे खत्म किया जाए। देखो मॉडर्न टाइम में भी टेंशन्स तो है ही ना। अमेरिका, रशिया, चाइना, ये ऐसी कंट्रीज है जो समय समय पे टेंशन क्रिएट करती है। तो इनकी टेंशन्स को कैसे खत्म किया जाए, उस टेंशन को खत्म करने का तरीका है उनकी आपसी वार्ता, आपसी समझौते करवाना, जिसे हम क्या कहते हैं? तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य का सिंपल सा ही मतलब है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तनाव चल रहा है उसे खत्म किया जाए। इसे ना हम एक थ्योरी से डिस्कस करते हैं। इस थ्योरी को कहते हैं MAD, मैड। मैड का मतलब होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, पारस्परिक रूप से विध्वंस। इसका मतलब होता है यदि ए कंट्री बी कंट्री पे हमला करती है तो बी कंट्री को ए कंट्री कभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाएगी और बी कंट्री पे कुछ ना कुछ ऐसे हथियार बच जाएंगे जिससे वो दोबारा ए कंट्री पे हमला कर देगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यदि युद्ध होता है तो उस युद्ध से दोनों ही कंट्री को नुकसान होगा, किसी एक कंट्री को नुकसान नहीं होगा। तो मैड की थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी हमें युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें लॉस दोनों ही कंट्री का है ऑलमोस्ट। ठीक है। तनाव शैथिल्य के बाद क्या है? विउपनिवेशवाद, डीकोलोनाइजेशन। हमें पता है आज के समय भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स आ चुकी है किसकी? औपनिवेशीकरण की। जैसे हमने बात करा था हमने कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है, आज के समय एक कंट्री दूसरे कंट्रीज में अपने तरह तरह के ब्रांड्स को लेके आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग आदी हो रहे हैं उन ब्रांड्स के। तो कहीं ना कहीं आज भी तो उपनिवेशवाद देखा जा सकता है ना, कि इंडिया के अंदर हम पेप्सी पीते हमें नहीं पता हो किसकी कंपनी है। तो हम देख सकते हैं हम बहुत सी चीज़ों को बहुत बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं बट हमें नहीं पता आज भी कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी कंट्री के अंडर है। विकास, ओके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है, बिल्कुल है यार। विकास आज देख सकते हो विश्व 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक विकसित जो पूंजीवादी देश है, एक विकासशील वो देश जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, और एक वो जो अल्प विकसित है। अल्प विकसित में वैसे आप भूटान, नेपाल को भी काउंट कर सकते हो बट इंडिया को काउंट मत करना, अब तो इनजस्टिस होगा ये बोलना। ठीक है, भूटान, नेपाल एक ऐसी कंट्री है अगर वो इंडिया से अलग हो जाए तो अल्प विकसित में आ जाएंगे, अगर वो इंडिया के साथ है तो उन्हें आप विकासशील काउंट कर सकते हो। लोकतांत्रिकरण, आज देख सकते हो इंडिया वो दुनिया का पहला देश है जिसने लोकतांत्रिकरण, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनाया है। और लोकतंत्र बाकी सभी शासन के प्रकार में सबसे अच्छा माना जाता है। राजतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र, बहुल तंत्र, गुट तंत्र, सब में सबसे अच्छा है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का शासन। निशस्त्रीकरण, आज के समय भी हथियारों को खत्म करना तो बहुत जरूरी है। तो हम कह सकते हैं इस 5D के अकॉर्डिंग गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी जरूरी है, प्रासंगिक है। पहला, तनाव शैथिल्य, बिल्कुल। विउपनिवेशीकरण, विकास, लोकतांत्रिकरण और निशस्त्रीकरण। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नियो, द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये सेम है जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। न्यू और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सेम है। एक्चुअली होता क्या है, 1972 1972 में अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक UNO की एजेंसी है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट पेश करी जाती है जिस रिपोर्ट का नाम होता है टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस पॉलिसीज़ के अंदर कुछ बातें करी जाती है, जैसे कि वो राष्ट्र जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है जिन्हें हाल ही में आज़ादी मिली है, उन्हें विकसित देशों द्वारा जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया द्वारा इनकी आर्थिक मदद करी जानी चाहिए, साथ ही तकनीकी मदद करी जानी चाहिए। इन देशों को जितना हो सके विकसित देशों द्वारा मदद देनी चाहिए। ये नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी। से देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश नौ स्वतंत्र थे। ये सारे वो कंट्रीज जिन्हें रिसेंटली भी आज़ादी मिली थी, जो अभी अभी औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त हुए थे, जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी तथा गरीबी और बेरोजगारी जैसी कठिन समस्या उनके समक्ष खड़ी थी। जैसे 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, उसके बाद भारत के सामने भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी थी। जैसे भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी, विकास, एकता और अपना लोकतंत्र कायम करना। और इन सब चीज़ों के लिए
भारत को किसी न किसी राष्ट्र की मदद की जरूरत थी। साथ ही नेपाल, भूटान ऐसे देश जिनके पास बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, उन्हें नियो जैसी अर्थव्यवस्था की बहुत जरूरत थी। गुटनिरपेक्ष का लक्ष्य मात्र शीत युद्ध को समाप्त करना नहीं था, शीत युद्ध में महाशक्तियों के वर्चस्व को कम करना नहीं था, बल्कि साथ ही साथ नियो के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करना था। ठीक है, 1972 में ये पॉलिसीज आई थी। क्या था इसके अंदर? अल्पविकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश कर चुके हैं। विकसित मतलब अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, वो ऑलरेडी उनके वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आज से 50 साल पहले आ चुकी है और वो प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ी मात्रा में दोहन कर चुके हैं। साथ ही भारत, भूटान, नेपाल, ये तो वो देश है जिन पे आज भी कहीं देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति उस तरह से नहीं आई है जिस तरह से आनी चाहिए थी। और अगर सबों को समान रूप से किसी चीज़ के लिए पे करना पड़े तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा चुके हैं, जिसका लॉस ये छोटे देश क्यों उठाए। अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। देखो, इंडिया, नेपाल, भूटान, या हम श्रीलंका का नाम ले या मालदीव का नाम ले, इन देशों में इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है, बट इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, किसी चीज़ को उत्पादन करने की कुशलता इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भारत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाहर के देशों से मंगवाता है। चाहे हमारे यहाँ पे आने वाले मोबाइल फ़ोन्स हों या डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ हों, ये सारे ज़्यादातर हमारे यहाँ चाइना से आते हैं। साथ ही अमेरिका, रशिया ऐसी कंट्री से हम हमारे आधुनिक हथियारों को मंगवाते हैं। तो हमारी पश्चिमी देशों के बाजार तक पहुँच हो जाए, ये नियो के माध्यम से 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए रखा गया। क्योंकि अगर कोई 9 स्वतंत्र राष्ट्र, अगर उसके पास अच्छा बाजार नहीं होगा या उसके बाजार में कोई देश आके पैसा नहीं लगाएगा, तो उस देश का क्या फ़ायदा? वो देश तो अपनी तरक्की कर ही नहीं सकता। अल्पविकसित देश अपना सामान बेच सके तथा गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि अल्पविकसित देशों से कोई व्यापार क्यों करना चाहेगा? देखो, व्यापार जब तक नहीं करता कोई देश, जब तक उस देश को ये ना फील हो जाए कि सामने वाली कंट्री एक अच्छी क्वालिटी की गुड्स को बनाती है। जब आप जाके व्यापार करते हो किसी देश से, जब आपको लगता है कि वो देश वास्तव में जिस चीज़ का उत्पादन कर रहा है वो वास्तव में ठीक है, तो अल्पविकसित देशों पे भरोसा करना तो बहुत टिपिकल था। इसके लिए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी इन देशों को जिससे ये विकसित देशों के अंदर अपने सामान को भेज सके, और जिसका काम करा 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने, यानी द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने किया। पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। देखो, पश्चिम के जो देश हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये वो देश हैं जिनकी तकनीक बहुत विकसित है और विकासशील देशों को इनकी तकनीक की बहुत ज़रूरत है। अगर ये देश ऐसे छोटे देशों को अपनी तकनीक दे देते हैं तो ये छोटे देश अपना विकास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा है, साझी संपदा, विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव का जितने भी संसाधन हैं सब पे समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, इंडिया, नेपाल, अमेरिका, भूटान। तो ऐसा क्यों कि अमेरिका के किसी नागरिक को संसाधन का ज़्यादा उपयोग करने देना और भारत के किसी व्यक्ति को कम करने देना, ये तो गलत है। तो अंकटाट ने रिपोर्ट निकाल के इन्हीं चीज़ों की बात करी कि अल्पविकसित देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में बराबर की भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो किसी अमीर देश के लिए हो, चाहे वो किसी गरीब देशों के लिए हो। ठीक है, जो अंकटाट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये यूएन की एक एजेंसी है। एक टॉपिक है, हम इसे कर लेते हैं डिस्कस। जस्ट वेट। भारत और शीत युद्ध, सॉरी ऐसे ही मैनेज कर लो फिलहाल थोड़े समय के लिए लॉकडाउन की वजह से। देन भारत और शीत युद्ध। देखो, शीत युद्ध के समय भारत की क्या भूमिका थी, शायद इसे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, बट फिर भी एक अलग सा टॉपिक है तो हम इसे कर लेते हैं। भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के समय भारत ने ना तो वो यूएसए के साथ गया, ना ही यूएसएसआर के साथ गया, बल्कि भारत ने अपनी नीति को
भारत ने अपनी नीति को स्वतंत्र रखा और भारत ने किसको अपनाया? भारत ने नेम को अपनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी यूएसएसआर से बचा सके। और भारत ने वास्तव में बहुत अच्छा किया था, क्योंकि भारत ने दूसरे देशों को भी मौका दिया कि वो भारत के साथ आके स्टैंड हो और एक अपनी खुद की अलग पहचान बना सके, और जिसके माध्यम से शीत युद्ध के अंदर अमेरिका और यूएसएसआर के वर्चस्व को कम किया गया। आगे कुछ संधियां हैं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात, देखो पोल साइंस में आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो क्वेश्चंस के एंड में आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष भी लिख के आना है। हम इसे आगे के चैप्टर्स में करेंगे कि हम कैसे एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। हम एक डेमो आंसर लेंगे क्वेश्चन के साथ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अच्छा, पहली ट्रीटी क्या है? सीटो 1954 में बनी थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट में हाईलाइटर ले लेता हूँ। सेंटो 1955 में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एनपीटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनपीटी से हर बार क्वेश्चन आता है। एनपीटी 1968 नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पहले एक बात ध्यान रखना, देखो ये सारी डेट इम्प्लीमेंट होने की है, स्टार्ट होने की डेट्स नहीं है। हो सकता है कहीं पे आपको जो एनपीटी की डेट मिलेगी 1967 और कहीं पे आपको 1968 मिलेगी, तो डाउट में मत डालना अपने आप को। एक्चुअली हर चीज़ की दो डेट्स होती हैं। जैसे एक डेट जो होती है वो स्टार्ट होने की होती है और एक डेट इम्प्लीमेंट होने की होती है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसकी नींव कब रखी गई? 1955 में, लेकिन वास्तविक रूप में वो शुरू कब हुआ? 1961 बेलग्रेड में। ठीक है, तो याद रखना डेट्स अलग होती है। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में। एलटीबीटी 1963 द लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। सोल्ट 1972 द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। स्टार्ट 1991 द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। सॉरी, एक्चुअली ये गलत हो गया है, इसे नेक्स्ट स्लाइड में हम ठीक कर लेंगे। एक्चुअली ये जो नीचे वाली भी है वो सॉल्ट की फुल फॉर्म है, स्टार्ट की लेफ्ट रह गई है, स्टार्ट की डेफिनेशन हम उसे नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। कुछ संधियां हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं सीटो, सेंटो, एनपीटी, सीटीबीटी, एलटीबीटी, सोल्ट, स्टार्ट। अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक मिनट पेन ले लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है 1954, 1955, ये वो डेट है जब ये सारी संधियों को साइन किया गया है। एक्चुअली दो तरह की डेट्स होती हैं, एक डेट होती है साइन से रिलेटेड और एक डेट होता है इफेक्टिव से रिलेटेड। यानी ये डेट होती है साइन वाली जिस दिन संधि आती है, और इफेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन से संधि शुरू कर दी जाती है। मतलब सबके लिए वो एक तरह से बाध्य हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है। सीटो की फुल फॉर्म क्या है? हाइलाइटर। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी। सेंटो की फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एनपीटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। एनपीटी 1968 नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996। एलटीबीटी 1963 द लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। सोल्ट 1972 द स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। स्टार्ट 1991 स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। एक बार मैं हाइलाइटर हटा देता हूँ, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप लोग एक बार दोबारा देख लो इसी ढंग से। ठीक है, सीटो 1954, सेंटो 1955, एनपीटी 1968, सीटीबीटी 1996, एलटीबीटी 1963, सोल्ट 1972, स्टार्ट 1991। Keep loving, keep supporting. Let's help us to shine together. Nisho Academy. Thank you for watching our video. Please subscribe, like and share our channel. You can follow us on Instagram. You can join us on a Telegram group also. Subscribe the channel and press the bell icon for the notification of our latest videos when it goes live.